नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपके साथ मैं हूं अतुल प्रताप सिंह। खास पेशकश जनता जाने है में आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के सीएम पद के कई दावेदारों की। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के कई महीने बाद भी संगठन अभी तक गठित नहीं हो पाया, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार कई चेहरे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी ये भी तय नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के सपने सबने सजोए हैं। नेताओं से लेकर कार्यकर्ता जैसे मान चुके हैं कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, इसलिए सीएम बनने की तैयारी भी पुख्ता की जाए। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला खुद को भावी मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में लगातार पेश कर रहे ये चारों नेता जहां भी जाते हैं वहीं भावी सीएम के नारे लग जाते हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के दावों को खारिज कर खुद को मुख्यमंत्री का इकलौता दावेदार भी उन्होंने बना दिया। भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पार्टी के बाहर मुख्यमंत्री के कई दावेदार बन रहे हैं, लेकिन वो ये खिताब 18 साल पहले ही जीत चुके हैं। वहीं महेंद्रगढ़ में किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी में सीएम पद के लिए 4 नेता सक्षम है। दावेदार की पहली पंक्ति में किरण चौधरी का नाम भी शामिल है, यानी दावे सब करते हैं, जिसकी किस्मत होगी सीएम वही बनेगा। लेकिन इस सीएम बनने के सपने के बीच में सवाल और भी पैदा होता है कि ये कहीं सीएम बनने की चाहत कांग्रेस पार्टी के अंदर टूट पैदा ना कर दे या फिर संगठन और ज्यादा ध्वस्त ना हो जाए। मेरी पार्टी में भी बाहर भी कई उम्मीदवार मुख्यमंत्री के बन रहे हैं। भाई ये जो उम्मीदवारी है मुख्यमंत्री की, ये तो भाई मैं जो है आज से 18 साल पहले ये खिताब मैं जीत चुका था। 18 साल पहले बना था। मेरी लड़ाई ये नहीं है, मेरी लड़ाई इस प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ है, इस महंगाई के खिलाफ है और अपराध के खिलाफ है। जो मेरे जवान बच्चों में नशा आ रहा है, रोक नहीं पा रही है सरकार, उसके खिलाफ है। तो दावेदारी कोई करा रह जाए, जो असलियत है वो जनता को मालूम है और इससे ज्यादा मेरे को क्या बोलना। दुनिया करती है दावेदारी, दावेदारी में क्या है। हम लोग सारे के सारे, मैं हूँ, चाहे रणदीप जी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे मैं हूँ, हम सारे के सारे उस पंक्ति के लोग हैं। सारे जो हैं, कांग्रेस की मजबूती क्या है? कांग्रेस की मजबूती ये है कि हम 4 जो हैं सक्षम नेता हैं हरियाणा के अंदर, और ये सारी जनता जानती है, समझ रहे हो ना। और जहां तक मुख्यमंत्री बनाने वाली बात है, पहले पार्टी पावर में आए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की बात होगी। दूसरी बात जो है, कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो अब आगे की बात है। जिसकी किस्मत होगी वो बन जाएगा। अपने लड़ाई तो सबने लड़नी है ना। और वो लड़ाई उस समय भी लड़ी गई थी 2005 जो है, किसी को भूलना नहीं चाहिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजनलाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। जी हाँ, तो संगठन नहीं है तैयार, लेकिन सीएम बनने के कई दावे हैं और दावे हजार भी हो सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर जो 18 साल पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो बाकी लड़ाई लड़ रहे हैं उससे कांग्रेस के ऊपर असर क्या पड़ेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत है, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। वेद प्रकाश विद्रोही साहब है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विद्रोही साहब आपका। और गुरमीत सिंह साहब है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, बहुत स्वागत है गुरमीत जी आपका। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही साहब, सवाल इस बात का है कि विद्रोह अंदर ही पार्टी के क्यों है? क्योंकि 4 नेता पंक्ति के हैं, एक ही पंक्ति के, वो कहते हैं कि हम सब सीएम के दावेदार हैं, और जो मुख्य चेहरा है जो 18 साल पहले खिताब अपने नाम कर चुके हैं वो कहते हैं कि मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा। तो बाकी लड़ाई कौन लड़ रहा? आदरणीय गुरमीत सिंह जी, भाई भूपेंद्र सिंह गहलावत, इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी वक्तव्य सुना और बहन किरण जी के भी वक्तव्य सुने। बड़े साफ है, सारे कांग्रेस को सत्ता में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के ज्यादा चेहरे होना यह बताता है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है और कांग्रेस में कितने सक्षम नेता है। और कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। 2005 की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री के 3 दावेदार थे। भजनलाल जी भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी थे। सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, क्योंकि उस समय चौधरी भजनलाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब
चौधरी उदय भान जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2024 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी तो हमारे विधायकों में जिस भी नेता को लोग पसंद करेंगे और हाईकमांड जिसको चाहेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कांग्रेस की स्थापित परंपरा है और ये केवल हरियाणा में ही नहीं, हर राज्यों में होती है। जब हिमाचल में चुनाव हुआ था तब भी वहां कहा गया था भाई 4 उम्मीदवार हैं, बड़ा बंटवारा होगा, पर कुछ नहीं हुआ। मिलकर चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, आम सहमति से सुखेंद्र सिंह खुद जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए। जब कर्नाटक में चुनाव हुआ तब भी कहा था भाई DK शिव कुमार और सिद्धरमैया में बड़ी भारी लड़ाई है, मिलके चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, सिद्धू साहब सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा में भी ये हो जाएगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस इसको निपटना भी जानती है और एकजुट होकर चुनाव लड़ना भी जानती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि कांग्रेस में इतनी मजबूती है कि 4-4 उसके पास सीएम के उम्मीदवार है। लेकिन जब आप कर्नाटक का जिक्र करते हैं तो वहां पर DK शिव कुमार को और सिद्धरमैया को हमने साथ में चुनाव लड़ते हुए देखा। यहां पर साथ में बैठक नहीं हो पा रही है, ये अंतर जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, विद्रोही साहब का कहना है कि कांग्रेस की परंपरा है और कांग्रेस में जब लड़ाई होती है हम मैदान में जाते हैं। हो गया विद्रोही साहब, हो गया, अब आऊंगा तब बोलिए। एक लाइन केवल। अच्छा बोलिए बोलिए। आपने जो सवाल उठाया है ना, हाँ, वो अभी आपको जायज लग रहा है। आप चुनाव नजदीक आने दीजिए, जिस तरह 1 साल के अंदर अंदर 6 महीने के बाद आपको सारे नेता एक साथ एक जगह एक साथ लड़ते दिखेंगे। अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम इंतजार करेंगे उस तस्वीर का भी कि सारे नेता एक जगह दिखाई दें। गहलोत साहब, कांग्रेस बहुत मजबूत है, 4-4 सीएम कैंडिडेट हैं उनके पास और उनका जो संगठन है वो तो इतना मजबूत है कि आप देख ही रहे हैं कि उनके पास 4 सीएम कैंडिडेट हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि विद्रोही जी ने कई बातें बड़ी घुमा फिरा के कही और इनका जो पार्टी के नेताओं ने बातें कही उससे मेल नहीं खाता। विद्रोही जी कहते हैं कि हाईकमांड फैसला करेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे वो बनेगा। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूं 2005 में भजनलाल जी के 60-67 लोग थे और जो विद्रोही जी ने कहा कि सीएम पद के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, ये सीएम पद के उम्मीदवार थे ही नहीं, ये तो MLA भी नहीं बने थे। ये तो बिल्कुल एक ना MLA थे ना कुछ था और हाईकमांड ने जिस तरह से धोखा करके इसको बना दिया। और 2005 से जब से ये मुख्यमंत्री बने कांग्रेस का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीती, चाहे लोकसभा थी, चाहे विधानसभा, जिला परिषद, कुछ भी, सारे चुनाव लगातार हारती रही। और अभी किरण चौधरी ने कहा कि हम 4 MLA, 4 दावेदार हैं। अगले दिन कैप्टन अजय यादव का बयान आ गया कि भाई 4 क्यों है, मैं तो 6 बार MLA बन चुका हूं, सबसे सीनियर हूं, मैं भी उम्मीदवार हूं। देखिए ना तो 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। और किरण चौधरी ने एक बात और भी कही कि सीट तो तुम्हारी आ ही नहीं रही और तुम सारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बन गए। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा, इनकी सीट तो आएगी नहीं क्योंकि इन्होंने 8.5 साल 9 साल तक जिस तरह से कांग्रेस में बदमाशी करने का काम किया, किस तरह से अशोक तंवर की टांग तोड़कर उसको भगाने का काम किया, जितने लोग पुराने कांग्रेस के हैं ये सबको आउट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं किरण के भी पीछे लग गए और दूसरे लोगों के भी पीछे लग गए। ये तो कांग्रेस तो लोकदल की टीम बन गई। जितने लोग कांग्रेस में आए हैं सारे लोकदल से आए हुए हैं और ये उन्हीं का कब्जा चाहते हैं। मैं एक बात अच्छी, जब इनकी पीछे मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, एक बात बड़ी अच्छी शैलजा जी ने कही। शैलजा जी ने ये कही कि जिनको पीछे टिकट नहीं मिला था वो तो गाली दे के पार्टी छोड़ के चले गए थे, बुरा भला हमको कहा, और जब पार्टी अब दोबारा से वो पार्टी में आ गए तो उन लोगों को टिकट में और संगठन में स्थान नहीं मिलना चाहिए। ये उन्होंने अच्छी बात की। फिर नहीं तो पार्टी के लिए काम कौन करेगा, लेकिन उसकी बात को कौन मान रहा है? संगठन तो बन ही नहीं रहा। विद्रोही जी से भी कांग्रेस के नेताओं ने 20-50 बार झूठ बुलवा लिया कि आप बनेंगे, अब उदयपुर में सम्मेलन होगा, वहां जरूरी बनाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। और मैं तो ये कहता हूँ 2024 का चुनाव भी निकल जाएगा और इनसे संगठन भी नहीं खड़ा होगा। इनमें इतनी गुटबाजी है और ये तो ना तो किसानों की बात करते, आज तक इन्होंने कोई एजिटेशन भी नहीं चलाया, ना तो विपक्ष का काम होता है वो लोगों की लड़ाई लड़े। लेकिन ये तो जहां तक इनके कहने से आदमी तो इकट्ठे होते नहीं, इनके सारे हरियाणा से भिवानी में ले जाके इकट्ठे कर दिए, सोनीपत से भी गए, गोहाना से भी गए, बड़ौदा से भी गए, कलोई से भी गए। किरण चौधरी ठीक कहती है,
कि इनके साथ 4-5 हजार लोग इन्होंने नौकरी नाकरी जो खर्ची पर्ची दे के पाले हुए हैं, उनको सारे हरियाणा में उन्हीं को घुमाने का काम करते हैं। स्थानीय लोग तो होते नहीं, स्थानीय लोग तो इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका जो चरित्र है। यानी गहलोत साहब, बीजेपी इस बात से खुश है कि हाँ उनका संगठन नहीं बन पा रहा और सीएम कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, इसलिए चुनौती बड़ी नहीं है, नहीं तो मुश्किल खड़ी कर देती कांग्रेस। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का तो बुरा हाल हो गया। मैं तो कह रहा हूँ 2005 आज की बात थोड़ी है, 2005 से आज तक क्या हाल हुआ इनका, ये तो। और जो जिसके सारे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी विद्रोही जी का सुर बदला हुआ है, जो है इसका हुड्डा साहब का भी सुर बदला हुआ है। नहीं तो ये कहते थे हुड्डा हुड्डा हुड्डा, कांग्रेस का तो इन्होंने कभी नाम नहीं लिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब तो हराना जानते हैं, जिताना तो किसी को जानते नहीं। ठीक है, में तो ठीक है। गुरमीत जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसका आकलन कैसे करेंगे आप? जो बात विद्रोही साहब ने कहा कि कांग्रेस में तो ये परंपरा रही है, तमाम प्रदेशों में रही है और उसका हमने एक परिणाम देखा भी है। हम राजस्थान में देख रहे हैं क्या परिणाम है, सरकार तो चल रही है लेकिन विद्रोह कैसे हो रहा है, खुलकर हो रहा है। तमाम और जगहों पर उदाहरण हम देख चुके हैं। लेकिन हरियाणा की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, जो मौजूदा दौर में तर्क दिया जा रहा है कि संगठन भी मजबूत है और पार्टी तो इतनी मजबूत है कि पार्टी के पास 2005 में 3 सीएम कैंडिडेट थे और अब 23-24 में 4 सीएम कैंडिडेट है, ये मजबूती का आधार है? नहीं, देखिए, एक बात, पहली बात तो ये है कि वो और क्या कहते हैं, तो उन्होंने इस बात को माना है, वो अपनी भाषा में कहेंगे, जो हमारे जैसे विश्लेषक हैं वो अपनी भाषा में कहेंगे, विपक्ष अपनी भाषा में कहेगा। बात तो वो यही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। बस एक बात है कि जो वो कह रहे थे, केवल एक ही मैं चेंज करना चाहूंगा कि वो कह रहे थे कि हिमाचल और कर्नाटक में आराम से फैसला हो गया, तो आराम से तो नहीं हुआ। मॉल रोड पे नारे लगे, टुक्कू बुक्कू नहीं चले गए। बाद में वही मुख्यमंत्री बने। जो इनके पर्यवेक्षक थे उनके शायद उन दिनों में जूते भी रह गए थे, बीच में इतनी ज्यादा भीड़ थी, जूते उतर गए थे। और हुड्डा साहब तो खुद वहां पर बाद में पर्यवेक्षक बनकर भी गए। और कर्नाटक में भी आपको पता है कितना डिले हुआ था, 2-3 बार वहां दिल्ली आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो वो कांग्रेस जो है वो फुल तमाशा करती है। और अगर हरियाणा में सत्ता में आई तो वैसा ही रिपीटिशन होगा। राजस्थान में आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपने देखा ही, सरकार ही टूट गई। तो ये एक समस्या है। अब उसका वो सीधा जवाब क्या है? हाँ, ये है कि जो हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि लोकदल से आए लोग, तो पहली बात तो ये 4 जो कम से कम दावेदार है, इनमें से तो मेरे ख्याल से कोई लोकदल से नहीं आया। और उनकी अपनी पार्टी में बहुत सारे लोग कांग्रेस और लोकदल से गए हुए हैं, सांसद भी हैं इस समय। तो इसलिए ये तो अब किसी पार्टी में कोई ये वाला दावा तो कोई कर नहीं सकता कि कौन कहाँ से आया और किसने कितनी स्वच्छता रखी और कौन ईमानदार, कौन वो। लेकिन ये जरूर है कि और जहां तक दावेदारी वाली बात है, 2005 में भी मुख्यमंत्री के दावेदार तो थे हुड्डा साहब भी। हम लोग भी उस समय हरियाणा ही कवर करते थे, तो 3 लोग उस समय प्रमुख थे। और अभी भी वो स्थिति बनी हुई है। और उन्होंने ये कहा कि भाई 17 साल में पहले एक बार जीत चुका हूँ ये जो रेस है, तो अब आगे क्या होगा। ये बात सही है कि संगठन उनका नहीं बन पाया। और इस तरह से अगर आप ये सोच रहे हो कि जो क्योंकि हमारी 31 सीटें आ गई थी पिछली बार, तो इस बार तो हम 31 से, जैसे हमने जो है वो 10 से 31 हो गई, तो 31 से 50 हो जाएंगी, तो फिर तो वो कांग्रेस उसमें धोखा खा जाएगी। अगर वो ये सोचेंगे कि सत्ता उनके जो है वो कदमों पे पड़ी हुई है या दरवाजे पे खड़ी हुई है, तो वो तो मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी अब अगले 1 साल में। और लोकसभा चुनाव में इसका पहला टेस्ट हो जाएगा। अगर विधानसभा चुनाव अलग होते हैं तो लोकसभा चुनाव में पता लग जाएगा कि कौन कितने हलकों में आगे चल रहा है या कौन कितने पानी में है। हालांकि हर चुनाव अपने आप में अलग होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आइडिया लग जाएगा। और ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन कितने अपने क्षेत्र में, मान लीजिए रोहतक, सोनीपत, ये जो इलाके हैं, हिसार भी एक तरह से आप कह लो, भिवानी भी कह लो, तो जो टिपिकल हम जिसे मान सकते हैं कि हुड्डा साहब अपना उसे आधार मानते हैं, उनको विधायक भी वहां से ज्यादा मिलते हैं। अगर वहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर गई तो जाहिर सी बात है कि फिर एक इस प्रकार की छवि बनेगी। और एक फर्क जरूर है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि तब भजन लाल प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, और या उदयभान की बात करी विद्रोही जी ने, तो उनको बेचारों को, हालांकि उनके प्रदेश नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने की संभावना है, लेकिन उनको कोई दावेदार नहीं मान रहा। देखिए, पर ये अलग है। गुरमीत जी, आपकी बात पे विद्रोही साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। और विद्रोही साहब आपके नाम में सिर्फ विद्रोह नहीं है, बल्कि आप अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। मैं उसी बेबाकी से जनता जाने में सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि क्या संगठन को लेकर जो आकलन गुरमीत जी कर रहे हैं, जो आकलन हम कर रहे हैं यहां पर,
वो आपको नहीं लगता कि हाँ सबसे बड़ी जो आपकी ताकत बन सकती थी वहीं सबसे बड़ी कमजोरी है? और पार्टी के अंदर संगठन न बनाकर चार चार कैंडिडेट अगर आप सीएम का दिखा रहे हैं, ये विद्रोह कहीं आपके पार्टी पर भारी ना पड़ जाए? देखिए, पहले मैं एक लाइन में कहूंगा, जो मेरे साथी भूपेंद्र जी ने कहा, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जब से मैं कांग्रेस में आया हूं, कभी मैंने व्यक्ति विशेष की सरकार होगी या व्यक्ति विशेष दावेदार, मैंने तो कहा नहीं। जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाते हैं कि विद्रोही जी भी हुड्डा सरकार आएगी कहते, मैं कभी नहीं कहता। मैं हमेशा, गुरमीत जी गवाह है, हमेशा कांग्रेस सरकार भी कहता रहा हूं, और आपके चैनल पर भी हमेशा कांग्रेस सरकार ही मैंने कही है। अब बात आई संगठन की। देखिए, मैं तो इस बात से सहमत हूं, गुरमीत जी जानते होंगे, मैं तो 9-10 वर्षों से लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस का संगठन न बनाना कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, और कांग्रेस को संगठन बनाना चाहिए, और संगठन न बनाने से पार्टी निश्चित रूप से कमजोर होती है। कटु सत्य है, और संगठन नहीं बन पा रहा, ये भी कटु सत्य है। पर वहीं कटु सत्य ये भी है कि कांग्रेस का संगठन न होते हुए भी कांग्रेस का बूथ स्तर पर हर जगह संगठन है। कांग्रेस के पास हर जगह समर्पित लोग हैं जिनको आपने पद नहीं दे रखे विधिवत रूप से, पर संगठन नहीं है कांग्रेस का, या कांग्रेस के पास संगठन के अभाव में लोग नहीं है, ये मानना थोड़ा सा गलत होगा। दूसरी बात, भाई गुरमीत जी ने कहा कि भाई लड़ाई, भाई देखो, ये तो हम तो कह ही नहीं रहे कि भाई सत्ता हमारे हाथ में अपने आप आ जाएगी। आप हमारे 1 साल से कार्यक्रम देख लो, लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब बेशक भाजपा के साथी ना कहते रहे कि हम किसान मजदूर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, रोज हम सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आप सभाओं का आकलन देख लो, 18 से 30 तक भाजपा की भी सभाएं हुई हैं, और उसके बाद हमारी भी बड़ी सभा भिवानी में हुई है। उनके पास सत्ता है, सत्ता की ताकत होने के बाद भी, पूरा प्रशासन का दुरुपयोग करने के बाद भी, खुद मीडिया भी कह रहा है, भाजपा भी कह रही है कि उनकी 2 सभाओं को, रैली तो छोड़िए, 2 सभाओं को सफल सभाओं की श्रेणी में रख सकते हो। 8 सभाएं उनकी नुक्कड़ सभाएं थी, और हमारा भिवानी विपक्ष का द्वार देख लीजिए, विपरीत मौसम था, पूरे हरियाणा में बारिश हो रही थी, भिवानी का क्षेत्र बचा था, भिवानी था रोहतक का थोड़ा सा, वरना पूरे हरियाणा में तो बारिश हो रही थी उस समय। अगर भगवान की थोड़ी कृपा नहीं होती तो हमारा कार्यक्रम भी असफल हो जाता, पर उसके बावजूद भी इतने भारी लोग आए। ये बताता है कि भाजपा सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है, और लोग, ऐसा नहीं है कि भाई किसान खुश हैं, भाजपा गांवों में घुस नहीं पा रही, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, शहरों की जो बरसात ने कैसी हालत इनके विकास की पोल खोल दी वो आपके सामने है, भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है। ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं भूपेंद्र जी। विद्रोही साहब का कहना है कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संगठन नहीं है कांग्रेस का, पार्टी का संगठन नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप में बूथ स्तर पर संगठित हैं, तो आपकी लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि भिवानी का उदाहरण अगर हम देखें तो बात तो सही लगती है, लेकिन वहीं भिवानी से यह भी याद आता है कि वहां पर विपक्ष जो था वो संगठित नहीं दिखाई दिया। लोग तो आए, लेकिन वहां जो और नेता और चेहरे हो सकते थे जो कि सीएम पद के दावेदार हैं, वो दूसरी जगह पर उसी दिन थे, उसी समय थे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, ये संगठन इनका क्यों नहीं बन रहा। देखिए, मैं एनालिसिस भी करता हूं और मैं प्रवक्ता भी हूं। इनका इसलिए संगठन नहीं बन रहा, एक तो इनके 4-4, 5-5 ग्रुप हैं, उन ग्रुपों का एक तो कम से कम इनका जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और ब्लॉक प्रेसिडेंट है उनके उम्मीदवार है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसने अपने एक ही ग्रुप में 6-6, 7 लोगों को हाँ भरी हुई है, और उनको ये कहते हैं कि बस भर लाओ, पैसे लगाओ और तुम्हारे को हम प्रधान बनाएंगे। जिस दिन संगठन बनेगा कुछ लोग तो पार्टी छोड़ के उस दिन भाग जाएंगे। और फिर मैं भिवानी रैली की भी जिक्र करूं, पहले तो हम एक गैंग देखते थे, गुलाबी गैंग, अभी हमने इस भिवानी रैली में एक पीला गैंग भी देखा। ये झूठ बोलकर लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें को टिकट देंगे और तुम आ जाओ, और तुम्हारे को टिकट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग तो जब संगठन बनेगा जब भाग जाएंगे, और कुछ लोग टिकट बंटवारा होगा तो तब भाग जाएंगे। टिकट तो एक को मिलनी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर भीड़ का कोई पैमाना अगर है तो मैं ये कहता हूं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत से चुनाव लड़ा तो वहां जो गोहाना में रैली हुई थी, ये भिवानी रैली से उसका 1/10 भी नहीं थी, और इतनी बड़ी रैली होने के बाद 2.25 लाख से हार गए थे। ये जितने लोग इनके इकट्ठे होते हैं, ये सारा हरियाणा से ले जाकर के, जिस तरह से सबको मालूम है
सोनीपत से भी गए, सब जगह से लोग गए। अगर लोग नहीं गए तो भिवानी से नहीं गए, तोशाम से नहीं गए, वहां के जो एरिया के लोग थे वो तो थे नहीं। बाहर के लोगों को ले जाकर के जिस तरह इन्होंने नौटंकी करने का काम किया, उससे ये पार्टी कमजोर होती है। आपको गोहाना की रैली की याद होगी, कितनी बड़ी रैली हुई और 2.25 लाख से हार गए। और दूसरा मैं एक बात कहता हूं, अगर इनको कॉन्फिडेंस हो और ये ज्यादा बात करते हैं कि रोहतक सोनीपत तो भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, फिर ये सोनीपत से चुनाव लड़ने से क्यों भाग रहे हैं? वो कहते हैं मैं तो सोनीपत से लड़ूंगा नहीं। अरे भाई, तुम्हारा गढ़ है, लड़ो। विधानसभा का चुनाव तो बाद में होगा, लोकसभा में अपनी पार्टी की इमेज बनाओ ना और लड़ो तुम। मैं तो उनको इनवाइट करता हूं कि वो सोनीपत से आए और चुनाव लड़ें। और मैं ये भी कहता हूं कि वो 2 लाख से कम अगर हारेंगे तो हम उनको जीता हुआ मान लेंगे। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ बाबू बेटे की पार्टी है और नेशनल लेवल पर भी इनको कोई नहीं पूछता, माँ बेटे की पार्टी है। और जो इन्होंने काम किए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, इन्होंने क्या किए? किस तरह से किसानों की जमीन हड़पने का काम इन लोगों ने किया, किस तरह से खर्ची पर्ची दे के नौकरी लगाने का काम किया, किस तरह से HSIDC के प्लॉट थे अपने चहेतों के नाम लॉट करने का काम किया। अरे भाई, 6 केसेस में तो आप जमानत पर हो और इनकी कम से कम 13 जो लिस्टें इन्होंने, ये बेरोजगारी की बात करते हैं, खर्ची पर्ची लेके नौकरी लगाई और 13 लिस्टें इनकी कैंसिल हो गई। एक माननीय हाई कोर्ट ने अभी भी एक लिस्ट को संदिग्ध मान लिया, जिसमें इन्होंने 20 पुलिस के इंस्पेक्टर लगाए थे, 9 जनरल के थे, 9 के 9 इनके रिश्तेदारों की भर्ती हुई थी, उसको कोर्ट ने संदिग्ध मान लिया। वो भी लिस्ट कैंसिल होगी। और ऐसे लोगों को जब उनको ये याद आती है कि उस राज्य में किस तरह से खर्ची पर्ची लेकर किस तरह से दलाल घूमते थे कांग्रेस के और लोगों के पैसे लेके काम होते थे, वो लोग भूले नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा रैली करेंगे, उतनी ही कांग्रेस ज्यादा कमजोर होगी। मैं आपको ये अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। नहीं, हुड्डा साहब देखिए, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके घूमने से पार्टी कमजोर होती तो इतना वो घूमते नहीं। घूम रहे हैं तो जरूर कुछ उनको दिखाई दे रहा होगा। गुरमीत जी, गहलोत साहब का कहना है कि भाई हुड्डा साहब जितना घूमेंगे कांग्रेस और उतना ही नुकसान में जाएगी। और जो बात यहां पर विद्रोही साहब ने कहा कि बूथ स्तर पर इनके लोग मजबूत हैं, गठित हैं, संगठित हैं, लेकिन उस संगठित बूथ स्तर के कार्यकर्ता को गहलोत साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ गैंग है, पार्टी नहीं है। ये तो अन्याय है भाई। देखिए, पहली बात तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में रहे और उनपे आरोप लगे, वो तो सत्ता से 2014 में बाहर हुए ही, इसमें कोई दो राय है नहीं कि सरकार लोग उनसे नाराज थे। और उसके बाद दोबारा 2019 में उनकी प्रदर्शन पहले से सुधरी। तो राजनीति में ये तो अगर हम ये मान ले हैं कि भाई एक नेता जो एक बार आरोप लग जाता है उसके बाद वो वापस नहीं आता, तो वो तो बड़ा साधारणीकरण होगा, इस तरह से होता नहीं है आमतौर पर। तो ये मान के अगर भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलेगी कि क्योंकि उस समय लोग उनसे नाराज थे तो सदैव के लिए वो अब उनका कोई चांस नहीं है, वो तो मैं नहीं मानता। राजनीति में ऐसा अब कई मामले ऐसे भी हैं, चाहे पेपर लीक की बात हो या और जो एजिटेशन हुआ, तमाम चीजें ऐसी, हर सरकार जब कोई सत्ता में रहती है तो उससे कई ऐसे फैसले होते हैं जिनको लेकर जनता नाराज भी होती है। आप जानते ही हैं, यहाँ पर भी एजिटेशन हुई है, जो ऑनलाइन करा था काफी दिन तक पटवारी वगैरह जो नाराज रहे, और उससे पहले तो कई ऐसे मुद्दे आप ये तो गिनाए जा सकते हैं। और भर्ती को लेकर भी विवाद रहे हैं, नो डाउट। तो अब कम ज्यादा की बात अलग है कि उनके यहाँ 10 रहे, इनके यहाँ 9 रहे, या इनके यहाँ 7 रहे, या इनके यहाँ 4 रहे, लेकिन विवाद तो सरकार के निर्णयों को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर जनता में नाराजगी तो रहती है। दूसरी बात यह है कि जहां तक हुड्डा साहब की बात है, देखिए बड़ी स्पष्ट बात यह है कि उनकी तरफ से ये बात पिछले चुनाव से ही कही जा रही है कि अगर उनको फ्री हैंड दिया जाएगा तो हरियाणा में सत्ता में वापसी कर सकते हैं। और इवन आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी एक रैली वगैरह उन्होंने करी थी और ये तक अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो कहीं पार्टी ना छोड़ दें, या कुछ इस तरह के उनके बयान 370 वगैरह को लेकर आए थे। तो ये वो उनको आप जो है वो बिल्कुल ही, अगर हम ये सोचें कि उनको राइट ऑफ करके अगर आप चलेंगे तो ऐसा तो नहीं है। और जहां तक चुनाव की बात है, सोनीपत में उनकी पार्टी फैसला करेगी। हो सकता है उनके जो विरोधी हैं पार्टी के अंदर, भूपेंद्र जी से ज्यादा जो पार्टी के अंदर लोग हैं वही ये जोर लगाएं कि वो चुनाव लड़ें, और वो और नेताओं पर भी वो लागू हो सकता है फार्मूला, तो कि जिससे अगर वो हार जाते हैं तो उनकी इमेज को धक्का लगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें अभी आगे तय होंगी। चुनाव अभी जरूर ये चुनावी वर्ष है और ये सारी चीजें, लेकिन चुनाव में माहौल से चलता है। अनफॉर्चुनेटली भूपेंद्र जी जैसे कह रहे हैं, चुनाव मुद्दों पे कम लड़े जाते हैं, माहौल पे ज्यादा लड़े जाते हैं। तो अगर माहौल बनाने में कांग्रेस कामयाब हो गई, अभी तो देखिए वो तीनों, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि
बिल्कुल 2005 में जैसे अपने इसी शैलजा, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीरेंद्र सिंह जी लामबंद हुए थे इसी तर्क पे कि भाई जिसका नंबर लगेगा, जो किरण जी ने ईमानदारी से बोला। अच्छी बात है, उन्होंने ये भी बोला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उन्होंने दावेदार माना, कम से कम खारिज नहीं किया। तो 4 नाम उन्होंने लिए। इसी तरह उस समय भी ये बिल्कुल सबके सामने क्लियर था कि भाई इन चारों में ये सहमति है कि अगर भजन लाल जी को हटाना है, उसकी जगह फिर जिसका नाम दांव लगेगा मिलके चलेंगे। शुरू में कुछ दिन तक आप जानते हैं चले ही। तो अब उसमें नया नाम रणदीप जी क्योंकि अब 10 सालों में कद बढ़ा है, पहले तो वो मंत्री रहे लगातार हुड्डा साहब की सरकार में, वो जोड़ लीजिए, और किरण जी अपना नाम भी जोड़ रही है उसमें। तो और शैलजा जो है वो पुरानी शुरू से नेता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कांग्रेस, अगर की बात है, अगर इंपॉर्टेंट है, अगर कांग्रेस ज्यादा मेजोरिटी लेके आएगी तो शायद जो हाईकमान है वो शैलजा जी को मौका दे सकता है, ऐसी चर्चाएं चलती हैं। और अगर कम लेके आएगी तो फिर हुड्डा साहब के पक्ष में बात जाएगी। तो बहुत सारे अभी तो ये सब कयासबाजी है। यानी अभी बहुत कुछ बदलना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, वो सबसे प्रमुख मुझे लगता है कि यही रहा चर्चा का विषय है कि माहौल सरकार के खिलाफ, अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कांग्रेस ने बनाया तो शायद फायदे में जाएगी, और पार्टी के अंदर रहकर अगर माहौल बनाया तो फिर माहौल ही बनता रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब आपका, गहलोत साहब आपका, और गुरमीत जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि पार्टी के अंदर कैंडिडेट ज्यादा हैं, कार्यकर्ता कम है और संगठन नहीं है। लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते अगर सब एक होते हैं, एकजुट होते हैं, तो बीजेपी के लिए भी चुनौती कम नहीं होगी। नमस्कार।